नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान आंदोलन के चलते लोगों को हो रही परेशानी होगी दूर, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर के जल्द खुलने के आसार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की अपील पर किसानों ने पंजाब में स्थगित किया प्रस्तावित आंदोलन। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका लखनऊ से संभालेंगी मोर्चा, अब सिर्फ वीकेंड में जाएंगी दिल्ली, 10 को वाराणसी में करेंगी रैली। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। किसान आंदोलन के चलते लोगों को हो रही परेशानी होगी दूर, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर के जल्द खुलने के आसार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद, नोएडा समेत एनसीआर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। किसान आंदोलन के चलते काफी समय से बंद दिल्ली बॉर्डर के हाईवे जल्द खुल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर बॉर्डर को प्रदर्शनकारी किसानों की ओर से लगातार जाम किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। साथ ही कहा है कि कैसे हाईवे रोजाना जाम किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह कार्यपालिका की ड्यूटी है कि वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए कानून पर अमल कराए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गेट पर दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर बंद की गई सड़क को खोलने का अनुरोध करने वाली याचिका में किसान संगठनों को भी पक्षकार बनाने के लिए औपचारिक अर्जी दायर करने की केंद्र को अनुमति दे दी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच ने कहा कि समस्याओं का समाधान न्यायिक मंच, विरोध प्रदर्शनों या संसद में बहस के जरिए किया जा सकता है, लेकिन हाईवे को कैसे बंद किया जा सकता है और यह हमेशा के लिए किया जा रहा है, यह कब समाप्त होगा। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली NCR का ट्रैफिक काफी समय से बदहाल है। सिंघू और टीकरी बॉर्डर बंद है, वहीं दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाला चिल्ला बॉर्डर सिर्फ एक तरफ से खुला है, यानी दिल्ली की तरफ से नोएडा जा सकते हैं, लेकिन नोएडा से दिल्ली आने के लिए रास्ता किसान आंदोलन के चलते बंद है। इस कारण लोगों को न्यू अशोकनगर या DND से घूमकर आना होता है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर भी फिलहाल एक तरफ से बंद है, यहाँ दिल्ली की तरफ आने वाला रास्ता बंद है। लोगों को दिल्ली आने के लिए आनंद विहार, DND, चिल्ला, अपसरा और भोपुरा बॉर्डर का चक्कर लगाना पड़ता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की अपील पर किसानों ने पंजाब में स्थगित किया प्रस्तावित आंदोलन। जी हां दोस्तों, पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की अपील पर किसानों ने अपना प्रस्तावित आंदोलन 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा व किसानों के साथ बुधवार को विचार विमर्श किया था। बातचीत के दौरान उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया है। किसानों ने उप मुख्यमंत्री के विनती को मानते हुए अपना प्रस्तावित आंदोलन 30 अक्टूबर 2021 तक इस शर्त पर स्थगित कर दिया है कि उक्त तारीख से पहले उनकी मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा बैठक करवाई जाए। रंधावा ने कहा कि बहुत मामले तो कल की मीटिंग में ही मौके पर हल हो गए थे। उन्होंने साथ ही भरोसा दिलाया कि कुछ लंबित मुद्दे जो तकनीकी या कागजी कार्यवाही के कारण रुके हुए थे, उनको जल्द ही हल कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात भी जल्द से जल्द करवाई जाएगी। बता दें, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने पंजाब में 28 सितंबर से बंद का आह्वान किया था। इसके कारण उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने कल कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। रंधावा ने कहा, पंजाब सरकार किसान भाईचारे के हितों को हमेशा ध्यान में रखती है और किसानों के कल्याण को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी नीतियां और कार्यक्रम तैयार करती है। किसानों से रंधावा ने अपील की कि वो आंदोलन का रास्ता न अपनाएं। कहा कि राज्य सरकार उनकी ज्यादातर मांगों के साथ पहले ही सहमत हो चुकी है और 105 में से 60 केस वापस ले लिए गए हैं और बाकी भी जल्द ही वापस ले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाकी बचे केस रेलवे पुलिस द्वारा दर्ज किए होने के कारण केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस संबंध में वो निजी तौर पर रेल मंत्री को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषि कानूनों के विरुद्ध चल रहे आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को नौकरी देने के अलावा 5 लाख रुपए की वित्तीय मदद भी प्रदान की जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका लखनऊ से संभालेंगी मोर्चा, अब सिर्फ वीकेंड में जाएंगी दिल्ली, 10 को वाराणसी में करेंगी रैली। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुराना गौरव दिलाने के लिए संकल्पित पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वारा अब सोमवार से शुक्रवार तक उत्तर प्रदेश में रहेंगी, सिर्फ वीकेंड में दिल्ली जाएंगी। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर वो लखनऊ में अधिकांश समय देने के साथ ही प्रदेश का भ्रमण भी करेंगी। उत्तर प्रदेश के लिए बेहद गंभीर हो चुकी प्रियंका गांधी वारा ने अब खुद ही जमीनी हकीकत जानने का फैसला किया है। भाजपा सहित अन्य दल के उत्तर प्रदेश को पिकनिक स्पॉट समझने के तंज को प्रियंका गांधी अब झुठलाने की प्रक्रिया में है। प्रियंका गांधी वारा ने तय कर लिया है कि अब वो हर हफ्ते में सोमवार से शुक्रवार तक लखनऊ में रहेंगी। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश के किसी अन्य जनपद में भी प्रवास कर सकती है। अब वो सिर्फ शनिवार व रविवार को दिल्ली में अपने परिवार को समय देंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अब अपना सारा प्लान तैयार कर लिया है।
इसी के तहत 10 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वाराणसी में एक रैली करेंगी। इसके साथ ही प्रदेश भर में 17 अक्टूबर से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा शुरू होगी। प्रतिज्ञा यात्रा प्रदेश में 4 अलग अलग जगह से बस से निकाली जाएगी। यात्रा का समापन नवंबर में लखनऊ में होगा। कांग्रेस ने नवंबर में लखनऊ में एक बड़ी रैली की भी योजना तैयार की है। इस रैली में देश के बड़े नेता भी शामिल होंगे। यह सभी कार्यक्रम प्रियंका गांधी वारा के नेतृत्व में ही होंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई के विरोध में दांडी यात्रा निकालेगी कांग्रेस, विधानसभावार निकालेंगे पैदल मार्च। जी हां दोस्तों, कांग्रेस केंद्र सरकार की नीतियों और बढ़ती महंगाई के विरोध में जनजागरण अभियान शुरू करेगी। इसके तहत शहर में कांग्रेस महंगाई के विरोध में दांडी यात्रा निकालेगी। वहीं विधानसभावार पैदल मार्च निकाले जाएंगे। इससे पहले गुरुवार को जिला कांग्रेस ने पैदल मार्च निकालकर महंगाई का विरोध जताया। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा की। जयपुर जिला कांग्रेस की ओर से सुबह 8 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च शुरू हुआ। संसार चंद रोड, गवर्नमेंट हॉस्टल होते हुए पैदल मार्च शहीद स्मारक पहुंचा। पैदल मार्च में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी, विधायक रफीक खान, गंगा देवी, गणेश घोगरा, कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। शहीद स्मारक पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि देश में हालात बहुत खराब है। सरकार से गुड गवर्नेंस की उम्मीद कर रहे थे लोग, लेकिन महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, आज जुल्म हो रहा है। हम जनता के लिए समर्पित हैं। यह आंदोलन इस बात का है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर अपना खून पसीना बहा देगा, लेकिन केंद्र सरकार की धोखाधड़ी सहन नहीं करेगा। खाचरियावास ने कहा कि लोगों को केंद्र सरकार की धोखाधड़ी के खिलाफ जागृत करने के लिए विधानसभावार पैदल मार्च निकालेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एमपी उपचुनाव, वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएगी कांग्रेस, चुनाव आयोग से की इन जिलों के कलेक्टर बदलने की मांग। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान कर दिया। इनमें 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। दोनों ही पार्टियों ने अब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की। वहीं कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को लेकर 2 अक्टूबर को बड़ी बैठक करने जा रहा है। कांग्रेस ने साथ ही चुनाव आयोग में निवाड़ी और टीकमगढ़ कलेक्टर को हटाने की मांग की है। उपचुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर प्रदेश कांग्रेस चीफ कमलनाथ, उपचुनाव प्रभारी और संगठन पदाधिकारियों के बीच बैठक होगी। 2 अक्टूबर को आयोजित यह बैठक कमलनाथ के निवास पर ही होगी। उपचुनाव की रणनीति समेत पार्टी के तीसरे सवे में आए संभावित प्रत्याशियों के नामों पर मंथन भी होगा। पार्टी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा में वेट एंड वॉच रणनीति बना सकती है, यानी बीजेपी उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का नाम उजागर करेगी। कांग्रेस ने बीजेपी पर आदर्श आचार संहिता का पालन न करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने चुनाव आयोग में कलेक्टर निवाड़ी और कलेक्टर टीकमगढ़ की शिकायत कर उन्हें तत्काल हटाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम की जनदर्शन यात्रा में कलेक्टर मदद कर रहे हैं। विपक्ष ने दोनों जिलों के कलेक्टर की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें हटाने की मांग की। उन्होंने साथ ही कहा कि आचार संहिता लगने के बावजूद घोषणाएं की जा रही हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार में अन्याय के खिलाफ लड़ाई में मनीष गुप्ता के परिवार के साथ हूँ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिसकर्मियों द्वारा कथित तौर पर की गई पिटाई में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले को लेकर गुरुवार को राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वो सरकार के इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई में गुप्ता के परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मीनाक्षी गुप्ता जी, मनीष की पत्नी, का दर्दनाक वीडियो देखकर बहुत दुख हुआ। मनीष गुप्ता जी के परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं हैं। भाजपा सरकार के अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। न्याय लेकर रहेंगे, अधिकार है, एहसान नहीं। गौरतलब है कि गत सोमवार को देर रात गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल इलाके में एक होटल में पूछताछ के दौरान कथित रूप से पुलिस द्वारा पीटे जाने से कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता 36 की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में आरोपी 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी को निलंबित भी किया जा चुका है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार पर सपा प्रदेश अध्यक्ष का तंज, कहा 2 करोड़ रोजगार का वादा, 2 को भी नहीं मिली नौकरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर पहुंच रहे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल गुरुवार को कानपुर देहात पहुंचे। रसूलाबाद चौराहे पर पहुंचे नरेश उत्तम ने जिले की धरती से भाजपा सरकार पर एक के बाद एक कई तीखे हमले किए। बता दें कि इससे पहले नरेश उत्तम उन्नाव, फर्रुखाबाद और कन्नौज समेत कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। यहां मंच पर पहुंचते ही सपा प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। स्वागत से गदगद नरेश उत्तम ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद निवेदित करते हुए लोगों को संबोधित करना शुरू किया। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता मिलने से पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन 2 को भी रोजगार नहीं मिल सका है। किसानों की उपज का मूल्य दोगुना करने की बजाय 3 से 13% ही मूल्य बढ़ाया।
कथनी और करनी में अंतर वाली सरकार से जनता का मोहभंग हो गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 27% ओबीसी रिजर्वेशन खत्म करने के लिए हर हथकंडा अपना रही बीजेपी, शिवराज सरकार पर कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल का तंज। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आज ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ओबीसी रिजर्वेशन खत्म करने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी वकीलों की खराब पैरवी की वजह से और पर्याप्त सबूत नहीं होने की वजह से इस मामले पर सुनवाई बार बार चल रही है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आज ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर सुनवाई हुई। अब कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 7 अक्टूबर तय की है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर बार तारीख बढ़ने की वजह मामले को सही तरीके से नहीं रखा जाना है। बीजेपी सरकार कोर्ट में सही तरीके से मामले को नहीं उठाना चाहती है। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने राज्य में 27% रिजर्वेशन लागू किया था, लेकिन बीजेपी सरकार की मंशा ओबीसी को 27% आरक्षण देने की लग ही नहीं रही है। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार के वकील ने मुख्य सचिव को 25 अगस्त को पत्र लिखा था। उन्होंने प्रशासन से सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व का डेटा मांगा था, लेकिन डेटा अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है। इसीलिए 20 सितंबर को भी मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा हाई कोर्ट को डेटा मुहैया नहीं कराया जाना साफ बताता है कि सरकार रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं है। बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे किसान, बैरिकेड्स तोड़े, स्थिति तनावपूर्ण। जी हां दोस्तों, हरियाणा के करनाल जिले के इंद्री में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से त्रिदेव सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को शामिल होना है, लेकिन जैसे ही किसानों को बीजेपी के सम्मेलन की सूचना मिली तो वो प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो गए। किसानों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन किसान बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच जमकर हंगामा हुआ। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात है। दरअसल 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान भाजपा सरकार का लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते आज करनाल में होने वाले भाजपा के त्रिदेव सम्मेलन कार्यक्रम का विरोध करने सैकड़ों किसान इंद्री में एकत्रित हुए। बता दें कि पिछले कल भी जुमला में किसानों के विरोध के चलते भाजपा ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था। हालांकि भाजपा नेताओं ने कहा था कि टेक्निकल कारणों की वजह से आज जुमला में होने वाला कार्यक्रम स्थगित किया गया है। इसमें विरोध के कारणों के बारे में भाजपा नेताओं ने कोई चर्चा नहीं की है। वहीं किसानों ने कहा था कि बीजेपी ने किसानों के डर की वजह से कार्यक्रम को रद्द किया है। किसान नेताओं के आह्वान पर आज बड़ी संख्या में किसानों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही किसानों ने कहा कि करनाल के अंदर बीजेपी नेताओं का विरोध इसी तरह से जारी रहेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के बाद अब पंजाब में शुरू हुआ नया मूवमेंट, केंद्र सरकार की बड़ी मुश्किल। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के बाद पंजाब से अब एक और आंदोलन की आवाज आती सुनाई दे रही है, जिससे केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पंजाब में जलियांवाला बाग की रेनोवेशन के बाद किए बदलावों को रद्द करवाने के लिए पंजाब छात्र संघ और नौजवान भारत सभा ने मंगलवार को अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। पंजाब छात्र संघ की एक प्रदर्शनकारी हरदीप कौर ने कहा कि यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि वे ऐतिहासिक स्मारक को उसके मूल स्वरूप में वापस नहीं कर देते। हरदीप कौर ने कहा, ऐतिहासिक स्मारक का दृष्टिकोण बदलने से इतिहास की कहानी भी बदल जाती है। पहले इसमें केवल एक गेट था, अब इसमें 2 हैं। पहली बार इसे देखने वाले लोग सवाल करेंगे कि अगर 2 दरवाजे थे तो लोग क्यों कुएं में कूद गए। एक राजनीतिक एजेंडे का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, फेसलिफ्ट के बाद प्रवेश ऐसा लगता है जैसे लोग मेले में जा रहे हैं। भाजपा के प्रतीक कमल को भी दरवाजे पर रखा गया है, किसी दूसरे फूल का उपयोग क्यों न करें। यहाँ मरने वाले मुसलमानों के नाम भी काट दिए गए हैं, क्यों? क्या यह कोई एजेंडा है? पंजाब छात्र संघ के एक प्रदर्शनकारी रणबीर सिंह रंधावा ने कहा, लुक पूरी तरह से बदल दिया गया है। जब आप प्रवेश करते हैं तो नृत्य करने वाले लोगों की मूर्तियां होती हैं। इस जगह को देखकर ऐसा महसूस नहीं होता है जैसे इसने यहाँ संघर्ष देखा हो। कुएं को भी ढक दिया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के सड़कें जाम करने का विरोध, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार ये न कहे कि हम नहीं कर पा रहे। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने सीमा पर बैठे किसानों को हटाने के लिए केंद्र सरकार से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। गुरुवार को कोर्ट में नोएडा निवासी एक महिला की याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें दिल्ली नोएडा के यात्रियों को हुई असुविधा का मुद्दा उठाया गया था। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को साफ कर दिया है कि मामले को लेकर अदालत ने पहले ही व्यवस्था कर दी है। ऐसे में सरकार हमसे ये न कहे कि हम नहीं कर पा रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर किसान नेताओं को बुलाया था और अन्य स्थान पर धरने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप अदालत में आवेदन क्यों नहीं करते हैं।
एपेक्स कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि कानून का पालन करवाना आपका काम है। अगस्त में सुनवाई के दौरान भी एपेक्स कोर्ट ने कहा था कि सड़कें ब्लॉक नहीं की जानी चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा था, उन्हें आंदोलन करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन सड़कों को इस तरह रोका नहीं जा सकता। उस दौरान भी कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों को हल निकालने के लिए कहा था। याचिकाकर्ता मोनिका अग्रवाल ने कहा था कि शीर्ष अदालत की तरफ से कई निर्देश जारी होने के बाद भी उनका पालन नहीं किया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर का ट्वीट, किसान आंदोलन पर चर्चा, एमएसपी पर हुई बात। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की, जिसके बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गईं। हालांकि अमरिंदर सिंह ने कहा कि शाह के साथ उनकी करीब 45 मिनट तक चली मुलाकात के दौरान उन्होंने आग्रह किया कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करके और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी देकर पिछले 10 महीनों से चल रहे किसानों के आंदोलन के मुद्दे का समाधान किया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पंजाब में दलित समुदाय के एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाना कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है और शाह का निवास दलित विरोधी राजनीति का केंद्र बन गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद सिंह मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे थे। शाह से मुलाकात के बाद अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को लेकर चर्चा की और उनसे आग्रह किया कि कानूनों को निरस्त करके एमएसपी की गारंटी देकर तथा पंजाब में फसल विविधीकरण को सहयोग देकर इस संकट का तत्काल समाधान किया जाए। वैसे यह बैठक इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सिंह ने अपने पत्ते नहीं खोले थे, लेकिन दावा किया था कि उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी है और वो अंत तक लड़ेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने अपने कट्टर विरोधी नवजोत सिंह सिद्धू पर भी तीखा हमला किया था, जिन्हें पिछले दिनों पार्टी की पंजाब इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सिद्धू ने मंगलवार को कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अपने राजनीतिक भविष्य के संबंध में सिंह ने कहा था कि उनके सामने कई विकल्प हैं। शाह के साथ सिंह की मुलाकात को पंजाब की राजनीति में नए आयाम के तौर पर देखा जा रहा है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। निकट भविष्य में अमरिंदर सिंह के भाजपा में शामिल होने की अटकलों के संदर्भ में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब की हलचल के बीच बिहार में क्या चल रहा है? कांग्रेस और आरजेडी ने किया जेडीयू का मूड बदलने का इशारा। जी हाँ दोस्तों, पंजाब और छत्तीसगढ़ में जारी राजनीतिक उठापटक मीडिया की सुर्खियों में है, लेकिन महागठबंधन के दो घटक दल कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के ताज़ा बयान से बिहार में भी राजनीतिक हवा गर्म होती दिख रही है। पहले कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक टीवी शो में कन्हैया कुमार के कांग्रेस ज्वाइन करने से जुड़ी बहस में अपनी बात रखते हुए संकेत दिए कि जेडीयू के एनडीए से अलग होने के विकल्पों पर बात हो रही है। इसके बाद आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही बिहार में आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के मनेर विधायक और प्रवक्ता सह जिला प्रभारी भाई वीरेंद्र ने मौलाबाग में युवा राजद जिला अध्यक्ष अरुण कुमार यादव के निवास पर आयोजित एक बैठक में कार्यकर्ताओं से कहा कि बिहार में किसी भी वक्त नीतीश कुमार की मौजूदा सरकार गिर सकती है। जल्द ही बिहार में आरजेडी की अगुवाई में सरकार बन सकती है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ता हर संभव अभियान तेज करें, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बातने की जरूरत नहीं है कि जातीय जनगणना पर केंद्र की बीजेपी सरकार का रवैया क्या है। वो समाज के दलितों पिछड़ों को आगे आने नहीं देना चाहती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव 2022 टिकटों को लेकर कांग्रेस का होमवर्क पूरा, आज होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लगेगी मुहर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव के टिकटों को लेकर होमवर्क पूरा कर लिया है। इस पर मुहर लगाने के लिए गुरुवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। इसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा के साथ स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन जितेंद्र सिंह और सदस्य व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। प्रियंका ने बुधवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विधानसभा चुनावों के दौरान चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई। उन्होंने बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र के लिए माइक्रो प्लान तैयार हो रहा है। इसमें जमीनी मुद्दों को रेखांकित किया जाएगा। कांग्रेस एक जैसी समस्याओं को प्रदेश स्तरीय घोषणा पत्र में शामिल करेगी, जबकि विधानसभा क्षेत्र की विशेष समस्याओं के लिए अलग से स्थानीय घोषणा पत्र निकाला जाएगा। प्रियंका लगातार तीसरे दिन राजधानी में चुनावी रणनीति पर मंथन कर रही हैं। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व से कहा कि विधानसभा वार बनाए जा रहे वार रूम में प्रशिक्षित स्टाफ और कार्यकर्ता तैनात किए जाएं। अनुभवी नेता उन्हें गाइड करें। पदाधिकारी बूथवार रणनीति भी तैयार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने 100 से ज्यादा सीटों पर दावेदारों को लेकर होमवर्क पूरा कर लिया है। इस होमवर्क को बृहस्पतिवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में औपचारिक रूप से रखा जाएगा। तय हुआ है कि जो नेता आने वाले 2 महीनों में कांग्रेस के कार्यक्रमों में पूरी तरह सक्रिय रहेंगे, रैलियों में लगकर भीड़ जुटाएंगे, संघर्षों में हिस्सा लेंगे, उन्हें टिकट देने में तरजीह दी जाएगी।
दूसरे दलों के ऐसे मजबूत लोगों पर भी कांग्रेस दांव लगाने से नहीं चुकेगी, जो अपन क्षेत्र में अच्छा जातिगत व सामाजिक अधिकार रखते होंगे, बशर्ते जनता के बीच उनकी छवि साफ सुथरी हो।